नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी अफेयर्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे 3 जुलाई 2026 के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगी, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें इसे कवर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को जो है वो पूरा देखें और कोई भी इसमें गलती आपको नज़र आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि रिसेंटली भारत टैक्स 2026 जो है वो हेल्ड किया जाएगा 14 से लेके 17 जुलाई 2026 तक। तो ये एक इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये जो है वो 14 से 17 जुलाई तक ऑर्गेनाइज होगा और ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो ये भारत टैक्स 2026 है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन और इसका सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भारत टैक्स है, ये इंस्पायर्ड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विज़न है हमारी 5F की विज़न, जिसमें कि फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। यानी खेत से हम जो है वो कॉटन उगाएंगे फॉर एग्जांपल, फिर उसके रेशे बनाएंगे, रेशे को कारखानों तक ले जाएंगे और कारखानों से हम नए नए कपड़े बनाएंगे और उन कपड़ों को बाद में विदेशों तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और ये रिसेंटली जो है वो भारत में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ भारत मंडप कुंभ में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल ये रिलीज करा है। और ये एक रिपोर्ट है बेसिकली जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे रिलीज किया है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हम बात करें तो इसके जो हमारे वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के वो है अशोक लाहिरी जी, और इसके जो सीईओ है वो है निधि छिब्बर। तो ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की गई है इन प्रेजेंस ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो इसमें प्रतिनिधि है वो शामिल थे। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी जो पारंपरिक चिकित्सा है, इसके क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने का एक प्रयास है, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ओबीसी रिजर्वेशन को 17% से रिड्यूस करके 7% वापस किया है। पहले ये 7% ही थी, बाद में इसे 17% कर दिया गया था। तो ये जो स्टेट है ये है वेस्ट बंगाल। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पे जो नए हमारे हमारे मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे शुवेंदु अधिकारी। और जैसे इनकी सरकार बनी, बेसिकली बीजेपी की सरकार ये बनी थी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया था। वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें कि सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी और बक्सा नेशनल पार्क। बात करें टाइगर रिजर्व्स की तो यहाँ पे सुंदरबन और बक्सा दो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रिसेंटली जो ड्रग रूल्स 1945 है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अमेंड किए गए हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इन्हें क्यों अमेंड किया गया है? तो रिसेंटली जो ड्रग रूल्स 1945 है उन्हें अमेंड किया गया है ताकि जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी आदि की टेक्नोलॉजी है उनको सेंट्रल लाइसेंसिंग एम्बिट के अंतर्गत लाया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, ड्रग रूल्स 1945 जो है वो बेसिकली इसके अंतर्गत एक सेंट्रली लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी है जो कि लाइसेंसेस देती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो रिसेंटली जैसे टेक्नोलॉजी स्टेम सेल, जीन थेरेपी या जेनोग्राफ्ट्स आदि है, इसको भी इसके एम्बिट में लाया गया है ताकि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट यानी नियामकता जो है उसे बढ़ाया जा सके। जो CLLLAA है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
हेल्थ के अंतर्गत आती है। तो इसी ने रिसेंटली ड्रग रूल्स 1945 को अमेंड किया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को कहा है कि वो जो पुनर्निर्माण कार्य अभी किसी एक फेमस हिस्टोरिकल साइट पे चल रहा है उसको तुरंत रोकने को कहा है। तो ये कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है जहाँ पर पाकिस्तान रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है? तो पाकिस्तान में बहुत सारी फेमस साइट है जैसे मोहनजोदारो, तक्षशिला, हड़प्पा, हिंगलाज माता मंदिर। लेकिन ये जो काम है वो पाकिस्तान कर रहा है तक्षशिला में, जिसके लिए यूनेस्को ने इसे वार्न किया है कि वो पाकिस्तान जो है वो ऐसा ना करे। यूनेस्को ने ये भी बताया है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो एक वार्निंग दी है कि वो तक्षशिला को जो है वो डीलिस्ट कर देगी इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। और यूनेस्को को मानना है कि अगर ये इंटरवेंशन पाकिस्तान करता है तो इससे जो इस प्रॉपर्टी की है, इस जगह की जो ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी है उसको बड़ा खतरा पहुंच सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को यूनेस्को ने वार्न किया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ 52,000 करोड़ रुपए के जो हथियार है वो इंडियन मिलिट्री के लिए खरीदने के लिए एक्विजिशन प्रपोजल जो था उसको क्लियर कर दिया है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एक्विजिशन प्रपोजल या कोई नीति एक्सेप्ट होती है तो वो होती है डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के थ्रू। तो रिसेंटली डीएसी ने जो है वो 52,000 करोड़ के हथियार जो है वो क्लियर करे हैं इंडियन मिलिट्री के लिए, जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है। जो डीएसी है, डीएसी जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि न्यू पॉलिसीज और कैपिटल एक्विजिशंस को लेके डिसीजंस लेती है। 2001 में ये कारगिल वॉर के बाद फॉर्म हुई थी। डीएसी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो कि वर्तमान में राजनाथ सिंह है, वो शामिल है। इसमें 3 सर्विसेज के चीफ शामिल होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी और कुछ और मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं। बात करें इन हथियारों में कि ये क्या क्या खरीदा जाएगा, तो एक तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आकाश तरंग। ये एक एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। बेसिकली जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स होते हैं उनके खिलाफ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, लड़ने में उनका मदद करता है। इसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर यानी जो सरफेस से एयर में मारने वाली MRSM मिसाइल है और जेट बेस्ड कामाकाजी ड्रोन सिस्टम जो है वो इसके अंतर्गत 52,000 करोड़ रुपए से खरीदा जाएगा। अगला सवाल है, रिसेंटली किस राज्य के जो 8 आइटम्स हैं उनको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो 8 आइटम्स हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो ये जो 8 आइटम्स हैं इनमें शामिल हैं ई बकथॉर्न ऑफ स्पीति, जिसे कि शर्मा के नाम से जाना जाता है, ये शामिल है। सलूनी सफ़ेद मक्का ये शामिल है। चंबा मेटल आर्ट, चंबा धातुकला शामिल है। सिरमौरी लोहिया शामिल है। किन्नौरी टोपी शामिल है। सेपुवाड़ी ऑफ मंडी, किन्नौरी एप्पल और किन्नौरी ज्वेलरी शामिल है। बात करें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो ये फॉर्मल सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि प्रोडक्ट्स को दिया जाता है उनके जियोग्राफिक ओरिजिन के बेसिस पे कि वो किस जियोग्राफिकल ओरिजिन से आते हैं, किस स्थान से आते हैं। और ये जो जीआई टैग है ये दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। और भारत की जो पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था वो था दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि 2004 में इसे दिया गया था। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा मार्केटिंग करने में मदद करता है, ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा ऑथेंटिक बनने में प्रोडक्ट्स को मदद करता है, जिससे प्रोडक्ट्स को आसानी से दूसरी जगहों में बेचा जा सकता है, इवन बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली ग्रीस ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है फॉर इट्स डिजिटल पेमेंट, ताकि वो डिजिटल भुगतान जो है वो आसानी से कर सके। अब तक कितने जो फॉरेन कंट्रीज है यानी विदेशी देश है जिन्होंने यूपीआई को यूज़ करना शुरू किया है अपनी डिजिटल पेमेंट्स के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। अभी तक जो है वो 10 कंट्रीज है जिन्होंने यूपीआई को अपने पेमेंट्स के लिए यूज़ करना शुरू किया है। बात करें यूपीआई की, तो
यूपीआई को जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आता है। और भूटान जो है वो पहला कंट्री था जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया था इस अपनी डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2021 में। तब से लेके अब तक यूपीआई ने जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, और रिसेंटली इसमें जो है वो 10 देश अभी तक शामिल हो सके हैं, और इसमें ग्रीस सबसे लेटेस्ट कंट्री है। बात करें अगले सवाल की, तो ये सवाल है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसकी उम्मीद है शुरू होने की, कि ये अपनी सर्विसेज अगस्त 2027 में शुरू कर देगा। तो इस कॉरिडोर के बारे में बताना है कि ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये बना है। तो बात करें इस टेक्नोलॉजी की, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये है शिनकानसेन टेक्नोलॉजी, जो कि जापानीज बुलेट ट्रेन में यूज़ होती है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में जापान ही भारत की मदद कर रहा है। तो ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की, तो ये है सनई तकाइची, जो रिसेंटली इंडिया की विजिट पे भी आई थी। जापान जो है वो क्वाड का इम्पोर्टेंट मेंबर है। जापान और इंडिया के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जिसमें धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, शिन्यू मैत्री और जिमेक्स आदि होती है। और जापान जो है इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है। अगला जो सवाल है, देखिए सारे सवाल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। हैव अ गुड डे।